हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। हमने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ फ्यूल देखा था। उसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स देखे थे और उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग आइडल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? एन आइडल फ्यूल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन फ्यूल के पास रहे, निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडल फ्यूल बोलेंगे। तो क्या क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट फ्रॉम द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको स्टोर करना और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कन्वीनियंट और सेफ होना चाहिए। आइडल फ्यूल उस फ्यूल को कहेंगे जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और किसी भी चीज़ में स्टोर करना सेफ भी हो और कन्वीनियंट भी हो, वो फ्यूल आइडल फ्यूल कहलाते हैं। इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये सस्ते भी होने चाहिए और आसानी से उपलब्ध भी होने चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि यूनिट मास के लिए, यानी कि 1 ग्राम 1 केजी मास के लिए ये काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करे, जिससे कि हमें खाना बनाने में आसानी हो। इसका मतलब क्या हुआ? इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट। ये जो जल के हमें एनर्जी दे, हीट एनर्जी दे, ये देने का जो रेट होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जल्दी से जल गए, फटाक से हीट एनर्जी दे दिया और ख़त्म हो गए, या फिर ये भी नहीं कि इतना स्लो जल रहे हैं कि खाना बनने लायक हीट एनर्जी हमें मिल ही नहीं रही है। तो इसका बर्निंग क्या होना चाहिए? ना ही बहुत तेज़ ना ही बहुत स्लो, मॉडरेटली ये बर्न करे और कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करता रहे। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर। आइडल फ्यूल वैसे फ्यूल्स होते हैं जिनमें रूम टेम्परेचर पे ही आग नहीं पकड़ ले। रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, वरना अगर ये रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ने लगेंगे तब तो इनका स्टोरेज बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। सो दैट इट इज़ सेफ टू यूज़ सच अ फ्यूल। मैंने बता ही दिया ताकि उन्हें यूज़ करना आसानी हो। जब उनमें हम फायर दें तब वो जलना शुरू करे, नहीं तो वो आइडली स्टोर जहाँ करे वहाँ पे आराम से स्टोर होके वो रखे रहें। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस और इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। आइडल फ्यूल्स वैसे फ्यूल्स होते हैं जो पॉइजनस या इरिटेटिंग फ्यूम्स यानी कि धुआं प्रोड्यूस नहीं करे जब वो बर्न करे। अगर वैसे धुआं वो प्रोड्यूस करने लगेंगे फ्यूल्स, तो फिर उनको यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आइडल फ्यूल उन्हीं को बोलेंगे जो कि पॉइजनस फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इट शुड लीव नो रेजिड्यू एश आफ्टर बर्निंग। जलने के बाद कोई भी कोयला, राख कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्लीन फ्यूल को ही हम लोग आइडल फ्यूल बोलेंगे। सब्सटेंसेस विच हैव अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेड टू बी आइडल फ्यूल। ऐसे फ्यूल्स को हम लोग आइडल फ्यूल्स बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली एन आइडल फ्यूल इज नॉट अवेलेबल। मगर हमें पता है आदर्श कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो अ गुड फ्यूल हैज़ मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड अबव। तो हम क्या करेंगे? आइडल फ्यूल नहीं होता है तो हम एक गुड फ्यूल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उनमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक उस फ्यूल में हो, तो उसको हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे। जो कि अगर मान लीजिए ये लाइन है आइडल फ्यूल का, ये आइडल फ्यूल का ग्राफ पे लाइन बना है, तो गुड फ्यूल जो होगा वो इसके बहुत करीब से होके जाएगा। गुड फ्यूल का जो ग्राफ पे लाइन बनेगा वो आइडल फ्यूल के बहुत नज़दीक होके जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल की क्या एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जल के वो कितना हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं पर यूनिट मास, उसी को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और एफिशिएंसी को कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में ही मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन a kilogram of the fuel is completely burned in air or oxygen is called as calorific value। 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करके, completely बर्न करके, इनकम्प्लीटली नहीं, completely यानी कि ऑक्सीजन का अबंडेंट सप्लाई, पूरा सप्लाई रहे,
तो बर्न करके जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उस फ्यूल का। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसको किलो जूल ऑब्लिक केजी भी लिखते हैं या किलो जूल केजी इनवर्स भी लिखा जाता है। इसका सिंबल ऐसे है। तो 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को जब हम पूरी तरीके से जलाते हैं तो जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी को हम जूल में मापते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी क्योंकि 1 किलोग्राम फ्यूल हम लोग बर्न कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन के बाद मीथेन और फिर एलपीजी। तो एलपीजी तो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, आइडल फ्यूल के बहुत करीब जाता है। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल बेटर इज द फ्यूल। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब इस चार्ट के ही बेसिस पे हम देखते हैं। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मे बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड देयर आर डिफ़िकल्टीज टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इट। कैलोरीफिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है और इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इसको बस रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, घरों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मीथेन एंड एलपीजी हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यूज एंड बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। मीथेन और कैलोरीफिक और एलपीजी जो है उनके भी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होते हैं, कंसिडरेबली बहुत हाई है, और सबके कंपैरिजन में बिना स्मोक प्रोड्यूस किए जलते हैं, तो पोल्यूशन भी नहीं करते हैं, इसीलिए इनको डोमेस्टिक फ्यूल के लिए बेस्ट माना जाता है। एलपीजी का यूज़ आजकल तो ऑटोमोबाइल में भी फ्यूल के फॉर्म में होने लगा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल। ये हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं बर्न करने पे, इसीलिए इनका और ये नेचर में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। Although there are many fuels, but none of them are said to be idle fuel. बहुत सारे फ्यूल है लेकिन किसी को हम आइडल फ्यूल नहीं कर सकते हैं because of their limited and harmful प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंबशन। जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन को बेस्ट फ्यूल बोल दें कैलोरीफिक वैल्यू को देख के, तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जो कि आइडल फ्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, इसीलिए वो नहीं हुआ। मीथेन और एलपीजी जो है वो आइडल फ्यूल के बहुत ही करीब है। फिर पेट्रोल और डीजल को आइडल फ्यूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है और ये हार्मफुल फ्यूम्स भी प्रोड्यूस करते हैं जब ये बर्न करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब फ्यूल जलते हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। कंबशन, जहाँ आग लगेगी वहाँ धुआं तो होगा ही, तो धुआं ही तो पॉल्यूशन कॉज करता है। फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग है वो एयर पोल्यूशन कॉज करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि कहाँ रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिक्स हो जाता है। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन टॉक्सिक बट its increased concentration leads to undesirable change in the climate. कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस है, मगर इसका जो कंसंट्रेशन लगातार एटमॉस्फेरिक एयर में बढ़ रहा है, इससे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं। क्या क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस emitted by the sun which leads to excessive heating of the earth atmosphere which affects all the life on the earth. This is called greenhouse effect. It increases the temperature of the earth called global warming. ये हमारा अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है जो कि सन से जो इंफ्रारेड रेज आती है जो कि हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हुए जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
और ये प्रोड्यूस क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस विच इज़ अ पॉइजनस गैस। हमेशा तो फॉसिल फ्यूल जो जलते हैं सफिशिएंट एयर की सप्लाई नहीं होती है, जब इनसफिशिएंट एयर की सप्लाई हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जो कि एक बहुत ही poisonous gas है। When we inhale polluted air containing carbon monoxide, it combines with hemoglobin and forms a stable compound called carboxyhemoglobin। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सारे गैस हमारे अंदर जाते हैं, लेकिन लंग्स में जो एल्वियोली है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ब्लड उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ले जाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, फिर बॉडी के वेरियस पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन में ट्रैप करता है और वापस से लंग में लाके छोड़ता है। लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चला गया तो क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करके कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर लेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है और एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा जो कि टूटेगा नहीं। वो स्टेबल कंपाउंड होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ये परमानेंटली हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने लगेगा, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, जिससे हमें क्या हो जाएगी, भयंकर सफोकेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो फाइनली क्या होगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो कितना हार्मफुल है ये आप समझ लीजिए। Fossil fuels contain some compounds of sulfur and ये and है and nitrogen which on burning gives oxides of sulfur and nitrogen। इसके साथ साथ fossil fuels में सल्फर और नाइट्रोजन के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो बहुत ही कोरोसिव और पॉइजनस होता है। ड्यूरिंग रेन्स दे गेट मिक्सड अप विद द रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं जब ये रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और जब ऐसा पानी अर्थ पे गिरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ये एसिड रेन प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि लिविंग बींग्स के लिए तो हार्मफुल है ही, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी हार्मफुल है। ताजमहल के इतने खूबसूरत संगमरमर को इसी एसिड रेन ने खराब कर दिया था। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो समय पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।